Benefits of GST, which is a very important slide. How will GST benefit every section of the society? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बहुत विस्तृत तरीके से समझाया कि कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस ख़त्म हो जाएगा, और कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस क्या है मैंने आपको समझाया, और उसके कारण ओवरऑल रिडक्शन इन प्राइसेस भी हो सकता है। तो कंज्यूमर्स विल बी बेनिफिटेड इन मोस्ट केसेस। अब इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक ऐसी आइटम है जो कि एक्साइज ड्यूटी का स्टैंडर्ड रेट इसके ऊपर लग रहा है और वेट का भी स्टैंडर्ड रेट लग रहा है। एक्साइज का स्टैंडर्ड रेट अभी क्या है 12.5% है और वेट का स्टैंडर्ड रेट है 14%। तो ऐसा एक गुड्स की हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपया है, 100 रुपीज़, उसके ऊपर 12.5% एक्साइज लग रहा है, 14.5% वेट लग रहा है, और कुछ सर्विसेज थी जो कि गुड्स बनाने के टाइम उसने यूज़ किया था। जैसे फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के लिए कुछ एजेंसी को काम आउटसोर्स किया था तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा। तो सर्विस टैक्स का भी करीब मामूली सा 1% जो है वो गुड्स के अंदर गया है, जिसका अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहा है वो, तो वो 1% भी हमने इसमें बोझा लिया है। CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन सर्टेन स्टेट्स ओनली, मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, एंड देन दे आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द कंट्री। सो 2% CST लगेगा। सो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट अलग है, कंज्यूमिंग स्टेट अलग है, तो 2% वाला CST का मामला लगभग हर केस में लगता है, तो वो एक्स्ट्रा बोझ है उसके ऊपर। प्लस हर स्टेट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिफेंड करने के लिए एक एंट्री टैक्स भी डाला हुआ है। तो वहाँ पर भी एक बैरियर है कि एंट्री टैक्स भरने के बाद ही आपको अलाउ करते हैं, तो वो भी करीब 2% का भारण होता है। तो कुल मिला के 32% का टैक्स का बोझा इस आइटम पे है, जिसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट जो है 12.5 ऑफ एक्साइज एंड 14% ऑफ वेट लग रहा है। अब क्या होगा कि GST में ये पूरे के पूरे सब टैक्स मर्ज हो जाएंगे और नेक्स्ट ये सब चले जाएंगे। उसके बदले में व्हाट यू विल गेट इज़ 28% GST स्टेट अवे। तो जो 32% था सब मिला के कास्केडिंग के साथ, अभी तो कास्केडिंग तो हमने गिना ही नहीं है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वेट का परसेंटेज लगेगा। सो वेट विल नॉट बी 14% विल नॉट बी ऑन 100 रुपीज़, 14% विल बी ऑन 112.5 रुपीज़, जो कास्केडिंग ऑफ टैक्स है, वो तो हमने गिना ही नहीं इसमें। तो अगर सिंपल मैथमेटिक्स देखें तो भी 32% का जो बोझा था वो अब निकल जाएगा, अब 28% होगा। तो देर विल बी ए रिडक्शन ऑफ सम अमाउंट, एंड मे आई टेल यू कि 60% ऑफ द इनकम ऑफ स्टेट एंड सेंटर इज कमिंग फ्रॉम दिस स्लैब। 14% एंड 12.5% वाला जो है स्टैंडर्ड आइटम में से आती है, काफ़ी सारी इनकम हमारी इसमें से आती है, इस स्लैब में से। सो वो सब आइटम में देर विल बी ए रिडक्शन प्रोबेबली इन ईच वन ऑफ दिस आइटम। बार बार सवाल उठाया जाता है कि सर्विस टैक्स अगर 15% से 18% हो जाएगा तो उसकी क्या इम्पैक्ट होगी बाकी सब गुड्स के ऊपर, और क्या सर्विसेज भी बहुत महंगी होगी तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए एक एग्जांपल हमने बनाया है। इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इज़ 97 रुपीज़, ठीक है, और ये उस जो सर्विस जो दे रहा है ना, सर्विस, मान लो मैंने बताया ना कि मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन आई एम यूजिंग फर्नीचर, AC, स्टेशनरी, तो उस सब के ऊपर कुछ वेट भी मेरे को देना पड़ रहा है। जब भी मैं स्टेशनरी खरीदूंगा तो उसके ऊपर वेट जाएगा, AC खरीदूंगा तो उसके ऊपर वेट जाएगा। तो जो भी वेट की मेरी लायबिलिटी आ रही है गुड्स के ऊपर, गुड्स कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस, तो वो वेट का हमने अप्रोक्सीमेटली 3% लिया है इसमें, कि कम से कम 97 रुपीज़ उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एंड 3% टैक्स उसको वेट का देना पड़ रहा है, और वो 3% का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस टैक्स में नहीं दे रहा हूँ अभी, जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहे हैं उसको। तो कुल मिला के 100 रुपये का जो बना उसके ऊपर 15% सर्विस टैक्स है अभी सेस मिला के। और अब ये होगा कि ये 15 प्लस 3, वो 3% का ऑटोमेटिक है, वो वेट का अलग से नहीं रहेगा, पूरा GST में आ जाएगा। तो फिर वो पूरा चला जाएगा और उसके बदले में आ जाएगा
18% सर्विस टैक्स का रेट सिंगल. सो ऑन द होल, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर गुड्स ऑल्सो, सो जितने भी गुड्स सर्विसेज वाले खरीदेंगे जिसके ऊपर उनकी वेट की लायबिलिटी अभी है या एक्साइज ड्यूटी की है, उसके बदले में वो जीएसटी पे करेंगे गुड्स के ऊपर. तो जो भी जीएसटी वो पे करेंगे उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दे देंगे. इसीलिए 15 विल बिकम टू इक्विवेलेंट टू 18 नाउ. सो देयर बी एक्चुअली नॉट मच ऑफ ए नेट इंक्रीज इन द सर्विस टैक्स ऑल्सो. देयर माइट बी मार्जिनल इन सर्टेन केसेस, बट अदरवाइज आप चाहे बैंक ले लो, इंश्योरेंस कंपनी ले लो, उन सब का खरीदारी, परचेज ऑफ गुड्स काफ़ी सारा होता है, और उन सब चीज़ के ऊपर जो जीएसटी पे करेंगे उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट देने जा रहे हैं. इसीलिए 15% विल बिकम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 18%. मतलब 18 विल बिकम इक्विवेलेंट टू 15 ओनली. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ज़्यादा बोझ बढ़ेगा नहीं. सेकंड ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉमन नेशनल मार्केट की हम बात कर रहे हैं. देयर विल बी एब्सोल्युटली नो बैरियर्स टू ट्रेड. Most of the state borders will go, particularly for GST purpose. We don't need to have any state level border. स्मॉल टैक्स पेयर को हमने आपको बताया कि 10 लाख की लिमिट थी, वो 20 लाख तक हो गई, तो उसको कोई चिंता नहीं है. कंपोजिशन वाला स्कीम भी लाए 50 लाख तक, तो स्मॉल ट्रेडर को और स्मॉल मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा है, स्मॉल रेस्टोरेंट वाले को भी फ़ायदा है. तो वो सब तो निकल गए इसमें से. डिक्रीज़ इन ब्लैक ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम लोग इन्वॉइस टू इन्वॉइस मैचिंग कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा और आपको रिटर्न इनवॉइस वाइज फाइल करना पड़ेगा. इसलिए जो नेट के बाहर कोई ट्रांजैक्शन छूट जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी. इट इज़ ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कि जिसमें किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है. जो आदमी रजिस्टर होगा उनका माल ही लोग प्रिफर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो इन शॉर्ट इट इज़ ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कि जिसमें सबको इंसेंटिव होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और टैक्स पे करने के लिए. एंड टू एंड इनवॉइस मैचिंग है इसलिए. सो ब्लैक इकोनॉमी में भी काफ़ी रिडक्शन आ सकता है. उसके अलावा हमने एक ऑफकोर्स नॉन इंट्रूसिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम है, और एक ई परमिट का भी हमने प्रोविज़न किया है, वे बिल ई परमिट. व्हाट इज़ दिस ई परमिट? बहुत सिंपल सा ये है कि अगर आप अपना 50,000 से ऊपर की कीमत का कोई भी माल अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, तो आपको जीएसटीएन को खबर करना है. यू टू इन्फॉर्म जीएसटीएन, यू टू फिल सम डिटेल्स कि मैं ये माल इस इनवॉइस से इधर ले जा रहा हूँ. और जब आप खबर करेंगे जीएसटीएन को पोर्टल पे, अपने पोर्टल पे, तो आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिल जाएगा. अब वो यूनिक आईडी नंबर ड्राइवर या टेम्पो वाले के पास रखना है मोबाइल में. एसएमएस पे आएगा, वो एसएमएस पे आप उसको भेज सकते हो अपने ड्राइवर को या अपने मोबाइल अपने लॉरी वाले को. और अगर कहीं भी चेकिंग होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर जगह पे खड़ा करके सबको चेकिंग करेंगे, पर अगर कहीं भी चेकिंग होता है तो उनको दिखाना चाहिए कि बस ये मेरा यूनिक नंबर है. दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है. इट्स नॉट ए बिग थिंग, नथिंग बिग अबाउट इट. और इसमें भी हम ये कह रहे हैं, काफ़ी ऐसी दहशत फैलाई गई है ट्रांसपोर्टर के द्वारा कि भाई इसमें हमारे ऊपर बोझ आएगा. हम ये नहीं कह रहे. हम ये कह रहे कंसाइनर जो माल भेज रहा है वही यूनिक नंबर जनरेट करके ट्रांसपोर्टर को दे देगा. ठीक है. बट अगर कंसाइनर इतना छोटा है और वो विनती करता है ट्रांसपोर्टर को कि भाई मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, तुम कर दो, वो व्यवहार बन जाएगा उनका है उसके साथ. तो ट्रांसपोर्टर भी एक उनकी सब डिटेल डाल के जीएसटीएन पोर्टल से यूनिक नंबर जनरेट करके एसएमएस में अपने पास रख सकते हैं. ये भी सुविधा दी गई है. सो कंसाइनर के ऊपर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ट्रांसपोर्टर. कंसाइनी भी कर सकता है. मान लो मैं छोटा आदमी हूँ और मेरा कंसाइनी जो है, जो माल रिसीव कर रहा है, वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, तो कंसाइनी कर देगा कि ठीक है मुझे डिटेल दो, फ़ोन पे ले लेगा, एसएमएस पे ले लेगा, और वो एक यूनिक नंबर जनरेट करके, वो सिस्टम से एक यूनिक नंबर जनरेट करके चलेगा. सो जब भी कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा तो एक यूनिक नंबर के साथ मूव होगा. ये भी एंटी इवेजन प्रैक्टिस है. काफ़ी सारे स्टेट में ये प्रैक्टिस ऑलरेडी है. गुजरात, कर्नाटका, वहाँ सब जगह है ये. इस तरह की ई परमिट निकालने के बाद ही आपको माल ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो करने से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा. देयर इज़ ए सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम, जैसे मैंने आपको समझाया. कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें पेपर वर्क बढ़ेगा कि घटेगा.
क्या आंसर है? ज़ीरो हो जाएगा। देयर इज़ नो पेपर टू बी केप्ट, ज़ीरो। आप अपना सब कारोबार जो है इलेक्ट्रॉनिकली रखिए और वही रिटर्न बन जाएगा आपका। ज़ीरो, एक भी आप सब कुछ कंप्यूटर में रखिए और उसको अपलिंक कर दीजिए रिटर्न के रूप में। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है प्लस सीएसटी एबोलिश हो रहा है। ये दोनों वजह से जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसकी इनकम बढ़ेगी। जितने भी कंज्यूमिंग स्टेट है, डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट है, टैक्स है, तो जिस स्टेट में जितना कंजम्पशन उतना आपका आमदनी बढ़ेगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिट टू पुअरर स्टेट। मेकिंग इंडिया को दोनों तरह से हेल्प करेगा। पहला मैंने आपको बताया, इंपोर्ट पे पूरा IGST लगेगा, इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरर जितना टैक्स दे रहा है उतना इंपोर्टर भी देगा, इसलिए मेकिंग इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कि कोई चीज़ आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यू शुड बी गिवन कंप्लीट रिफंड ऑफ ऑल द टैक्सेस दैट यू पे इन इंडिया। लेकिन अभी की सिस्टम में ये संभव ही नहीं था। अभी हम लोग उसको रिफंड दे रहे थे एक्साइज ड्यूटी का, कि अगर एक्साइज ड्यूटी कुछ पे किया है तो उसका रिफंड करके हम लोग एक्सपोर्ट करने दे रहे थे। कुछ स्टेट अपने वेट का भी रिफंड दे रहे थे, लेकिन व्हाट अबाउट CST, व्हाट अबाउट एंट्री टैक्स, व्हाट अबाउट अदर टैक्सेस विच आर पेड, वो सब उधर पड़ा रहता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया का माल वो महंगा पड़ता था, टैक्स की उसमें थी इसलिए। अब ये हो जाएगा कि पूरे के पूरे सब टैक्सेस एक में आ जाएगा GST में, और जब आप माल एक्सपोर्ट करेंगे तो जितना GST का पेमेंट आपने इंडिया में किया है वो पूरा का पूरा GST का आपको रिफंड मिल जाएगा। सो दैट मीन्स कि गुड्स विल बी एक्सपोर्टेड बट द टैक्सेस विल नॉट बी एक्सपोर्टेड। पहले ये हो रहा था कि टैक्सेस भी एक्सपोर्ट हो रहे थे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट बिकम्स नॉन कॉम्पिटिटिव। तो अब हमारी जो कंपटीशन में खड़ा रहने की जो शक्ति है इंडियन मैन्युफैक्चरर की, वो बढ़ेगी, बिकॉज वी आर गिविंग कंप्लीट रिफंड ऑफ ऑल द टैक्सेस। और कुछ स्टेट में वेट का रिफंड दे रहे थे, लेकिन 2 साल तक मिलता नहीं था वेट का रिफंड। अब ये ऑनलाइन 7 डेज़ के अंदर 90% रिफंड मिल जाएगा आपको, जो भी टैक्सेस आपने पे किए एक्सपोर्ट करने के बाद विदिन 7 डेज़ आपको 90% रिफंड मिल जाएगा। तो ये रिफंड की प्रक्रिया भी जल्दी होने से एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा।